अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी देना, आपको कारण भी बताना क्यों आपने सत्य बोला, क्यों असत्य बोला। तो इसमें से पहला दिया गया है, फर्स्ट का पार्ट दिया गया है, सब पार्ट दिए गए इसमें 4, 5, 6 जो भी होंगे। कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु है, यहां से कह रहा है कि सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है जो इस बिंदु से होके जाएगी। तो ये क्या सत्य बात है या असत्य? भाई आपके पास एक बिंदु है, आप इस पे चाहो तो जितनी रेखा खींचो, चाहे जितनी रेखा ले जाओ यहीं से, ठीक है, मतलब अनंत रेखाएं आप खींच सकते हो, कोई मना ही नहीं है। पर ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही, तो एक क्यों भाई? असत्य, गलत बात बोल रहा है ना। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा पार्ट इसका दिया गया है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये कह रहा है कि यहां से होके जाएगी कई सारी रेखाएं। तो इसको तो हमने उसमें भी पढ़ा है, एग्जाम्स में भी पढ़ा कि ऐसा नहीं होता। दो बिंदुएं हैं तो वहां से एक ही रेखा जाएगी और कोई रेखा नहीं जाने वाली है, ठीक है। अब ये बोलो कि भैया उसी के ऊपर हम बार बार ले जा रहे, तो ले जाओ, पर उसको एक ही, तो वही एक ही टाइप की होगी ना, तो मतलब अद्वितीय एक ही रेखा जाएगी। तो ये क्या जो कह रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल गलत बात है, यानी कि असत्य है, क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक ही अद्वितीय, मतलब उसके जैसी दूसरी कोई नहीं होगी। इसके बाद अगला इसका दिया गया है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये प्रश्न, इसको मैंने अभी वहां पे बताया भी था कि शांत रेखा हो तो उसको दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, ये एग्जाम के अंदर दिया गया था। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दो वृत्त हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो ये क्या संपाती होंगे? बिल्कुल जी संपाती होंगे, संपाती हैं यानी कि बिल्कुल बराबर है। अब बराबर है तो उनकी त्रिज्या लो, चाहे कुछ भी लो, उसका पेरीमीटर लो, आयत लो, कुछ भी लो, एरिया लो, सब बराबर ही होंगे। तो ये क्या है? सत्य बात है, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं अर्थात क्षेत्रफल बराबर होगा तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। इसके बाद दिया गया ये वाला, आकृति में ए बी बराबर पी क्यू, ये है ए बी लाइन और ये रही पी क्यू, ये दोनों कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये तो वही हो गई जैसे पोस्टुलेट में बोला गया था अलजेब्रा के लिए, बीजगणित के लिए, कि दो समान वस्तुएं हैं, जैसे ए बराबर बी था और सी बराबर बी ले लो, ठीक है। तो अब ए सी बराबर होगा, हाँ जी बिल्कुल बराबर होगा। तो ये तो वही बात हुई, तो इसलिए ये भी क्या है? सत्य है, सत्य, क्योंकि यूक्लिड के अपग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं वो बराबर होती हैं। बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होगी। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? ये भी बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे समांतर रेखा के बारे में बोला गया, तो समांतर रेखा क्या होती है मैंने अभी बताया थोड़ा सा, चलो सुन लो। समांतर रेखा जैसे रेल की पटरी होती है, वो दो रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, किसी और कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, और उनके बीच में अगर हम कोण देखें, एक सीधी रेखा रख के उनके बीच में, तो वो 90 अंश का होता है। तो दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब कोई भी बिंदु मिले ना, मिलेगा कब? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो वो काटते ही नहीं कहने का मतलब, ठीक है। इसके बाद लंब रेखा। लंब रेखा क्या होती है? जैसे आपकी दीवारें होती है ना, 90 अंश का कोण बनाती है, मान लो ये एक रेखा है तो इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे में रख दो, तो ये क्या है? इसकी लंब है, ठीक है। तो लंब रेखा, दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती है तो लंब रेखा कहलाती है, जैसे ये, ठीक है। ये क्या है? 90 अंश का कोण, इधर भी 90 अंश का कोण होगा। रेखाखंड। रेखाखंड बिल्कुल अभी आपने पढ़ा, वह सीधी रेखा जिनके दो सिरे बिंदु होते हैं और रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड, ठीक है। किसी एक रेखा से ही कट करके निकाल लो एक को, उसके दो सिरे ही होंगे, बस। वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त आपने पढ़ा, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? उसके सेंटर से, उसके ऐसे होता है वृत्त, ये होता है उसका केंद्र और उसके ऐसे चारों तरफ, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। बिल्कुल क्लियर होगी। वर्ग क्या होता है? वर्ग,
जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, वही होता है वर्ग। तो ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी समकोण हैं, सारे कोण क्या है, समकोण है। जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। तो ये क्या होता है, आपका वर्ग होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। नीचे जो दी गई है दो अभिधारणाओं पे आपको विचार करना है, आपका क्या समझते हो क्या नहीं वो सारी लिख देना है, बस थ्योरी पोर्शन है। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। तो मान लो भाई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके बीच में मैंने कहीं ये सी बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही बोला जाएगा, ये बीच में ही है, ठीक है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, तो ए और बी के बीच पूर्णतः परिभाषित नहीं। अब ये पूर्ण तरीके से बताया नहीं गया कि बीच में बिल्कुल सेंटर में है, कि मध्य बिंदु नहीं है, ये तो बताया नहीं गया, बस बोला गया बीच में। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है, ये नहीं बताया गया मध्य में। तो ये अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं है, अभिधारणा अविरोधी है और ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है। यूक्लिड की अभिधारणाओं में ऐसा कहीं नहीं बोला गया, ठीक है। तो बस ये ऐसे लिखना है। यहां कम से कम ऐसी तीन बिंदुएं विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। कह रहा है कि कोई तीन बिंदुएं हैं और वो एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो ऐसे ही होंगी कैसे भी, और रेखा पे स्थित होती तो वो क्या कहलाती है, सररेख। मान लो ये दो बिंदुएं हैं, दो बिंदु तो एक ही रेखा पे स्थित होती हैं, ठीक है। तो ये अगर मान लो इसी पे कोई और बिंदु होती तो इसे बोलते हैं संरेख रेखाएं, संरेख बिंदु, ठीक है। तीन बिंदु क्या है, संरेख मतलब एक ही रेखा पे स्थित नहीं है। तो इसका क्या लिखेंगे, यदि केवल दो बिंदुएं हो तो उन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, और इसलिए कम से कम तीन बिंदुएं होना चाहिए जो संरेख ना हो। ऐसा बोला गया तो वो तीन बिंदु ऐसी होनी चाहिए जो संरेख ना हो, वरना तो बोल देंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो हम भैया जी ए और बी, सबसे पहली बात तो एक रेखा बना लेते हैं, ठीक है। ये B है, ये क्या है, A है, और यहीं पे कह रहा है कि C क्या है, बिल्कुल बीच में है, स्थित है। तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। चलो हमने आकृति तो पहले ही खींच ली है, ठीक है। इसमें बोला क्या है, AC बराबर क्या दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है क्या, AC बराबर BC, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, AC बराबर BC है, तो हमने एक वो पढ़ा था, एक्सियम, अवगृहित पढ़ा था कि अगर बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। तो क्या मैं इस AC बराबर BC है, इसमें अगर मैं दोनों तरफ AC जोड़ दूं, इधर भी और इधर भी, और यहाँ पे रीजन क्या देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सिमम है, कि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, ये यहाँ पे लिख देंगे रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे AC प्लस AC ये क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, और यहाँ पे देखो BC प्लस AC, तो भैया जी ये रहा, यहां से लेके यहां तक AC है और यहां से लेके यहां तक BC है। इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो क्या ये AB ही है ना एक्चुअल में, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना AB, बिल्कुल सही बात। और यहां से जब AC, इसको दो को इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाता है, ये भाग हो जाता है, इधर अगर गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो यानी कि AC बराबर AB/2 हाफ हो गया, और हमें यही तो सिद्ध करना था, हाफ AB सिद्ध हो गया। ऐसे है क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। प्रश्न संख्या 5 है, बोला गया है प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। हाँ हमने देखा, सिद्ध भी किया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये आपको सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हम एक रेखाखंड लेंगे और उसका दो मध्य बिंदु मान लेंगे, ठीक है, और फिर हम उनको सही से बताएंगे कि नहीं एक ही होता है, बस इतनी सी बात है। तो हमने ये ले लिया AB, सॉरी A यहाँ पे लिया है, B यहाँ पे, C मध्य बिंदु ये है। तो अच्छा मध्य बिंदु दो हो सकते हैं क्या किसी रेखा के, नहीं भाई एक ही होंगे, ये तो कंफर्म बात है ना। अब इतनी बड़ी रेखा का मध्य यही होगा, अब बोलो यहाँ पे कहीं होगा तो नहीं होना है, ठीक है। तो हम इसमें मान लेते हैं C और D कि क्या है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है।
तो इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लोगे माना। तो हमने चौथे के प्रश्न अनुसार क्या पढ़ा कि आपका AC क्या हो जाता था, हाफ हो जाता, AB का AC क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था AB का। तो इसी तरीके से AD भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा AB का। अब हमने एक्सियम के अंदर पढ़ा था कि कोई वस्तुएं हैं आपस में बराबर कब होती हैं, इस किसी एक वस्तु के साथ उनकी तुलना की गई है, इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ पे ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर है, तो यानी कि AC बराबर ये AD होगा, सॉरी AD D है ना, तो AC बराबर AD भी होगा। पर ये चीज संभव नहीं है ना। संभव कब होती कि C और D क्या हो, एक दूसरे के संपाती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही हो, पर मध्य बिंदु तो सिर्फ एक ही होता है, तो इसलिए ये संभव नहीं है। तो इसमें आप रीजन में लिखोगे, कारण में, परंतु यह तभी संभव है जब C और D संपाती हों। अतः C और D तो संपाती है नहीं, एक दूसरे के ऊपर होंगे ही नहीं, ठीक है। अतः क्योंकि मध्यबिंदु तो एक ही होता है ना, हमें तो पता ही है। अतः C एक अद्वितीय है, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं होगा, अद्वितीय है, अद्वितीय मध्य बिंदु है। छठा प्रश्न है, आकृति में यदि ये है आपका AC, सॉरी इसे सही कर लेना, ये है आपका AC बराबर BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। AC ये रहा बराबर BD ये रहा, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, ये सिद्ध करना है। तो इसमें दिया क्या है, तो दिया है भाई AC बराबर BD, ठीक है। और हमने एक एक्सियोम्स पढ़ा था कि अगर बराबर में से बराबर घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर हमारा AC है, ठीक है, और AC में से अगर मैं BC घटा दूं, अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये रहा AC, इसमें से अगर इतना घटा दूं, मतलब कट कर दूं, तो क्या बचेगा, AB बचेगा, दिख रहा है। और इधर BD में से भी और BC ही घटाया जाए, मतलब बराबर में से बराबर ही घटा रहा हूं ना, जितना इधर घटा है उतना इधर भी घटा रहा हूं, तो क्या होगा, ये AC माइनस BC, ये रहा AC, इसमें से इतना घटा दिया गया तो कितना बचा, AB बचा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, BD, ये रहा BD, और इसमें से ये भी BC, इधर भी BC इतना घटा दिया गया, तो इधर भी क्या बचेगा, CD बचेगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, हो गया, ठीक है। अब यहां पे वही नीचे लिखोगे कि बराबर में से, क्योंकि बराबर में से बराबर घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता था, ये रीजन दे देंगे, बात खत्म। सातवां प्रश्न है, यूक्लिड की अवगृहित की सूची में दिया हुआ अवगृहित 5 सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया। अब सबसे पहली बात आती है कि पांचवा था क्या, ठीक है। पांचवा था कि पूर्ण में से पूर्ण हमेशा बड़ा होता है उसके अंश से, ठीक है। कोई चीज है पूरी है, उसका आधा कर लिया, जैसे गन्ने वाला एग्जांपल दिया था, एक पूरा गन्ना, उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया, ठीक है। अब उसको मैं पूरे गन्ने के साथ कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, तो कौन सा बड़ा होगा, पूर्ण, जो पहले पूरा गन्ना था वही तो बड़ा होगा ना। तो वही क्या है, वो क्या है, सर्वव्यापी, मतलब हमेशा के लिए सत्य है। हाँ जी बिल्कुल सत्य है। तो क्या है, अवगृहित 5 पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण जो होगा अपने भाग से बड़ा ही होता है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग का अंश है, परिमाण में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता भाई। अगर उसे आप पूरे के साथ कंपेयर करोगे, तो ये तो वही बात हो गई, बाप ही होता है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से तो बड़ा होगा नहीं ना। तो वैसा ही है, ठीक है, उसी का बाप का ही तो एक अंश है बेटा ना, अब वो बाप की तुलना में थोड़ी होगा, समझो बात को, बस ऐसे ही है। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली होती है समाप्त, और इस चैप्टर को यहीं पे इतना ही है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है।
तो मेन चीज जो थी आपको समझने की मैंने समझा दी थ्योरी पोर्शन में ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब फास्ट वीडियो आऊंगा क्योंकि अभी मैंने थोड़े से अभी ये सब सीख भी लिए हैं चलाने, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो अब मेरे को थोड़ी आसानी भी होगी आपके लिए जल्दी जल्दी कंटेंट लाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो और पढ़ते रहो मचाते रहो।